चैनल पर 3 प्रकार के व्यूअर होंगे। पहले होंगे जो न्यू कमर, जो पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे। दूसरे होंगे वो जो पहली मेंस दे चुके हैं, और तीसरे वो होंगे जो कई बार इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले कभी आप हमारा चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ देखते थे? जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि सर को मैं पहले से ही जानता हूँ। सर का टेलीग्राम चैनल पर मैं हूँ भी आया है। मैं पूरा मेंस का बता दूंगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछने से फ्लो खराब होता है। तो मैं बिल्कुल मुझे सब याद है, मैं सब बता दूंगा आपको। सबसे नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। सबसे चर्चित कैंडिडेट जो कि कांस्टेबल से बने एसडीएम दीपक सिंह सर, जिनका यूपीपीसीएस में 20वीं रैंक के साथ में एसडीएम की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल तरफ से सर को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आशीष जी। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो किस प्रकार रहा है। सर जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं मूलतः बाराबंकी जिले का निवासी हूँ। मैं 1 से 6 तक मेरी पढ़ाई मेरे गांव के बगल के स्कूल में हुई। माँ सावित्री विद्या मंदिर हरसौली गांव पड़ता है, वहाँ पे हुई। उसके पश्चात 6 से 12 तक मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला स्तर पर महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा अपनी उत्तीर्ण की 2014 में। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से 2017 में मैंने अपना बीए कंप्लीट किया। बीए में मेरे सब्जेक्ट थे मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री और लोक प्रशासन। 2017 के ग्रेजुएशन करने के बाद 2018 में मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में एज आरक्षी पद पे हुआ, और 2023 तक मैंने आरक्षी पद पर कार्य किया। और 2023 के यूपीपीसीएस के रिजल्ट में 20वीं रैंक के साथ मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। सर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आप बताइए कि आप छात्र किस प्रकार के रहे हैं स्टार्टिंग बेस से ही, हाई स्कूल इंटर, मतलब एसडीएम बनने लायक छात्र थे कि अचानक से कहीं से ये मोटिवेशन आया कि अब प्रशासनिक में जाना, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? देखिए बात यह है कि मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ का मैं टॉपर भी रहा हूँ। तो मैं झूठ व्यूअर्स को इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ईमानदारी से अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कम से कम आपकी दृष्टि क्लियर होगी कि वो कैंडिडेट किस स्तर का है। तो मैं जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई की है, यहाँ तक कि एलयू में भी मैं ग्रेजुएशन में टॉपर था। अच्छा। हाँ, मैंने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई की मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, चाहे वो हाई स्कूल में रहा हो, इंटर में रहा हो या ग्रेजुएशन स्तर पे रहा हो। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे एक नौकरी चाहिए थी, और उसी वक्त 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उत्तर प्रदेश ज्वाइन कर लिया, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 5.5 साल उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अपना 100% दिया। और साथ ही साथ मैं अपनी तैयारी करता रहा, क्योंकि मेरी तैयारी शुरू में मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मुझे चीज़ें समझ में आती थी, मेरा विश्लेषण क्षमता मेरी अच्छी थी। तो मैं लगा रहा, थोड़ी व्यस्तता थी। पुलिस विभाग में 24/7 की नौकरी होती है। तो बात यह है कि आप जिस नौकरी में है उसके साथ भी ईमानदार आपको रहना पड़ता है। तो ईमानदारी के साथ मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन भी करता रहा, और साथ ही साथ जो बेसिक किताबें होती हैं, जो सिलेबस होता है, उसको भी मैं पढ़ता रहा। और अंततः 2023 में मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 20वीं रैंक पर हुआ। जी सर सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे, क्या क्या संघर्ष देखना पड़ा, कठिनाइयाँ, स्ट्रेटेजी वगैरह। उसके पहले दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि जब ये लोक सेवा आयोग के अंदर से इंटरव्यू दे करके निकल रहे थे, फाइल वाइल लेकर के अंदर से ही, तभी मैं इनको देखा था। एक वो समय देखा था और आज एक देख रहा हूँ, दोनों में काफ़ी अंतर है। बाहर आए, फिर हम लोगों ने इंटरव्यू वहाँ पे भी कलेक्ट किया, और आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम दिया उस इंटरव्यू को। 1 लाख के तकरीबन व्यूज़ उसमें अभी तक गए हुए हैं। सर जानना चाहेंगे, इसके पहले कभी आप हमारा चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ देखते थे? जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि सर को मैं पहले से ही जानता हूँ। सर का टेलीग्राम चैनल पर मैं हूँ भी, और अगर सर चाहेंगे तो मैं उस पर अपनी स्ट्रेटजी वीडियो भी बताऊँगा, क्योंकि अब तो सर एक संबंधी जैसे परिवार जैसे हो गए हैं। तो मैं सर को फॉलो भी करता था पहले से, और सर के माध्यम से ही मैंने बहुत टॉपरों को जाना है पर्सनली, क्योंकि सर के चैनल पे 2020, 21, 22 के टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी बताते थे। और सर का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हर टॉपर को अपने मंच पे लाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर के चैनल पे मैं आऊँगा, और आया भी हूँ। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब आप हमारे चैनल से जुड़े थे अभी तक, अब आप वहाँ के एडमिन बन जाएं, और साथ ही में जितने भी और अन्य छात्र जुड़े उनको भी मोटिवेट करें। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने चैनल पे मुझे शामिल करें। दूसरी चीज़, मैं तो अपने को धन्य समझूंगा कि अगर मेरी स्ट्रेटजी से किसी एक का भी भला हो जा रहा है तो मेरा सफल होना सफल हो गया।
तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को गाइड करूंगा, और जो भी स्ट्रेटजी मेरी है उसको आप फॉलो करिए और अपनी परिस्थितियों के अनुसार फॉलो करिए। किसी का अंध अनुकरण करना, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं सबको सूट नहीं करता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, और जो स्ट्रेटजी आपके लायक हो आप उतना ही ग्रहण करिए और अपना सर्वस्व देकर आप भी एसडीएम बनिए जैसे मैं बना हूं। जी जी बिल्कुल, इन्होंने उसी समय इंटरव्यू में बताया था ये मेरी जीत नहीं होगी अगर मैं एसडीएम बनूंगा, ये इनके विभाग वालों की जीत होगी, सारी चीज़ें बता दी थी। सर हम लोग जानते हैं सबसे पहले तो आप में आपका अटेम्प्ट कौन सा रहा और ये इंटरव्यू के लिए कौन सा अटेम्प्ट रहा? सर देखा जाए तो ये मेरा पहला मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था, और मेरा पहले ही बार में 20वीं रैंक पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और माध्यम कौन सा रहा? सर मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम। सर बड़ा लंबा, थोड़ा सा लंबा बात करेंगे हम लोग क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं। सर सबसे बड़ा जो प्रारंभिक परीक्षा में जो कठिन दौर होता है उसमें आता है प्री वाला जो पेपर आता है। प्री का जो पेपर, इसमें बहुत से ढेर सारे छात्र आपस में जुड़े होते हैं। आप पहली बार में ही मतलब प्री निकाले, मेंस निकाले और इंटरव्यू हुआ और उसमें भी आप सेलेक्ट हो गए। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग जानेंगे, उसके पहले जानते हैं सर आपने कहीं कोचिंग करी थी इसके पहले? सर क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशन में था, और पुलिस की नौकरी आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग भी आप नहीं कर सकते हो। और सर कुछ मजबूरियां थी कि मैं ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर पाया, तो मैं जितने भी फ्री यूट्यूब इनिशिएटिव थे मैं उनका पूरा फ़ायदा उठाया मैंने। और जो मैंने बेसिक किताबें थी, क्योंकि मेरे कई दोस्त दिल्ली में तैयारी करते थे, तो मैंने उनके नोट्स फोटोकॉपी करवा लिए थे, क्योंकि एक आपको गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैंने वो चीज़ किया, और मैंने जो बेसिक किताबें स्टैंडर्ड बुक है मैंने वो पढ़ी, और जो भी यूट्यूब का फ्री इनिशिएटिव था जो क्वालिटी कंटेंट देता है मैंने उसको फॉलो किया। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान आपकी सफलता में किन किन लोगों का रहा? सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को वो श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे कुछ करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। दूसरी मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन पूरे, मेरे गुरुजन जो बेसिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक मेरे साथ रहे, मेरे दोस्त जो मेरे क्लास के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, और मेरे पुलिस विभाग के जितने भी दोस्त हैं उन सबको, और जितने भी मेंटोर थे मेरे इंटरव्यू के टाइम मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे आईपीएस गौरव त्रिपाठी सर थे, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम थी, एसडीएम मधुर गुप्ता जी थे, और एसडीएम शांतनु सिसनवार सर थे, और एक एसडीएम ज्योति चौरसिया मैम थी। तो इन लोगों ने मुझे बहुत गाइडेंस प्रदान की, और इन्हीं के बदौलत और भगवान की बदौलत, परिवारजन के बदौलत, दोस्तों की बदौलत मैं आपके सामने एज एसडीएम आज बैठा हूँ। बैठे हैं। सर अब हम लोग आते हैं सर प्रारंभिक परीक्षा पे, कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा, यदि कोई छात्र, आप तो नौकरी में रहने के बाद अपनी रणनीति बना लिए, समय निकाल लिए, जैसा कि उस समय आपने बताया था 8 गुणे 8 गुणे 8 का नियम आप फॉलो करते थे, उस पर भी उसको खोलेंगे डिटेल में हम लोग। लेकिन सर जानना चाहेंगे प्रारंभिक परीक्षा में जब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, उसके बाद कहाँ से आपने शुरुआत करी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें आपने अगर सजेस्ट करोगे व्यूअर्स को कि पढ़ लो इतना और सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं सीरियस 2021 में हुआ था। अच्छा। यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। अच्छा। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने, क्योंकि मैं सीरियस 2021 से था, मैंने 2021 में प्री दिया, 22 में दिया, लेकिन मेरा प्री 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जा रहा था। इस बार मेरा साथ ही में तीनों चीज़ें हो गई। तो मैं एक चीज़ और कन्फ्यूजन आपको दूर करूँगा कि मैं 2021 से पेपर दे रहा हूँ। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन प्री पहला मेंस, पहला इंटरव्यू और 20वीं रैंक ये मेरी थी। अब मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए आपके चैनल पर 3 प्रकार के व्यूअर होंगे। पहले होंगे जो न्यू कमर, जो पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे। दूसरे होंगे वो जो पहली मेंस दे चुके हैं, और तीसरे वो होंगे जो कई बार इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है वो उनके लिए नहीं है जो पहले मेंस दे चुके हैं, क्योंकि न्यू कमर को सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी न्यू कमर को लेके होगी, क्योंकि जिसका प्री निकल रहा है उसके लिए प्री की स्ट्रेटजी बताना सही नहीं है, क्योंकि वो शायद मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे। 2-4 मेंस दिए, मैंने तो एक ही मेंस केवल दिया है। तो मैं केवल न्यू कमर को बताऊंगा। हाँ, न्यू कमर के साथ साथ जो मेरी स्ट्रेटजी है, अगर आपको उसमें कुछ लगे, जो पहले से तैयारी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, और किसी कारण कभी कभी प्री उनका भी फेल हो जा रहा है, तो मेरी स्ट्रेटजी वहाँ वो लोग मतलब सेक्शन वाइज कर सकते हैं जो उनको जितना सही लगे। तो पहली चीज़ कि आपको क्या करना है, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ सर के चैनल से, कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। चाहे वो, मैं प्री की ही पहली बात करूँगा क्योंकि प्री अभी 17 मार्च को है, तो सिलेबस को याद होना चाहिए। सिलेबस को याद होने का मतलब है कि जितने सेक्शन
पीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर में है और सीसैट के पेपर में है, उसको आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें क्या करती हैं, जब आप पढ़ते हो ना तो आपका टाइम सेव करती हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है तो आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ पहले की थी वो आप मत करिएगा, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करता था, प्रीवियस ईयर नहीं देखता था, सिलेबस नहीं देखता था। जब मैंने ये सुधार किया तभी मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब तक आप इस एरिया पे काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक कटु सत्य है कि सिलेक्शन से आप दूर हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, पीवाईक्यू पर आपका कमांड अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको 25 साल का स्टैटिक पोर्शन का पीवाईक्यू रटा होना चाहिए। रटा होने का मतलब ये है क्योंकि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू और उसका जो एक्सप्लेन सेक्शन होता है और उसके जो विकल्प होते हैं उससे कम से कम 60 से 70 प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अगर आपने पीवाईक्यू सही से नहीं किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबके सही होंगे, और अगर आप वहाँ पे लैग कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हटते चले जाएंगे। तो सिलेबस पहला, दूसरा है आपका पीवाईक्यू। सीसैट के लिए आप क्या करिए, 5-6 साल का जो प्रीवियस पेपर है उसको अच्छे से कर लीजिए। हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो हिंदी पर आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए। कम्युनिकेशन पीवाईक्यू 5 साल का एक्सप्लेन सेक्शन आप कर सकते हैं अच्छे से, आपका सीसैट हो जाएगा। जिसका सीसैट रुकता है वो क्या कर सकते हैं, ये 40-45 दिन जो हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हर दूसरे दिन एक टेक्स्ट लगा सकते हैं। कोई भी मार्केट में जो आपको सही लगे उसका टेक्स्ट आप लगाइए और क्या करिए, उसका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये हो गया प्री की बात। और मैं ये बोलूँगा कि आप जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका अब रिवीजन का मामला है। घटना चक्र का आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास केवल 40 दिन है। आपने अगर पहले पढ़ रखा है और उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप क्या करिए, मल्टीपल उसको रिवीजन करिए। अब करंट अफेयर्स की बात हो गई, क्योंकि करंट अफेयर्स में 25 से 30 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो एक घटना चक्र की किताब आती है ई दृष्टि, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और घटना सार। आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से करना ही करना है। क्योंकि और मैं आपको ये भी बता दूंगा, हो सकता है कि मेरे शब्द सबके लिए सूट ना करें, लेकिन मैं क्या करता था, मैं पिछले 5 ही महीने के करंट अफेयर्स पढ़ता था। क्योंकि अगर मैं 1 साल का पढ़ूंगा, क्वेश्चन 2 से 3 ही उधर के आने हैं, तो आपको समय बचाना है। क्योंकि ये टाइम स्ट्रेटजी और एनालिटिकल पावर से आपकी तैयारी की है, ना कि आपको 1 साल का करंट पढ़ना है। तो मैं सजेशन ये करूँगा, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये जो ये स्ट्रेटजी है मुझको सूट की है, क्योंकि तभी मैं 20वीं रैंक लेके बैठा हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि मार्च में अगर आपका प्री है तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 10 फरवरी तक का करंट आप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज आपकी मेंस में काम आएगी बाद में। लेकिन अभी अगर प्री पे फोकस करना है तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 10 फरवरी तक का प्री का पेपर पढ़िए। आप क्या करें, जो शॉर्ट नोट्स है वो बार बार रिवाइज करिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट का जो प्रश्न है वो भी एक बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन 140 कर लेते हैं, जिसमें से उनका कभी कभी 50 से 60 गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन उतने ही करने हैं जितना यूपी पीसीएस में आपका कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे जनरल कैटेगरी का 90+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन 120 से नीचे नहीं करने हैं। अगर, और ये चीज़ नहीं कि 120 से नीचे नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयोग के कुछ क्वेश्चन विवादित हो जाते हैं तो क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी वो क्वेश्चन मेरे डिलीट हो जाते हैं जो मेरे सही होते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 125 क्वेश्चन तक आपको करना ही चाहिए। और अगर आपको आ रहे हैं तो 130, 135 भी कर सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुक्का कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगी। प्री का ये है। और चौथी चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज इसलिए लगाइए क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से गोला भरने का तरीका और क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना पेपर में होगी वो आप पहले ही सुधार सकते हैं। तो कम से कम आप क्या करिए, जो भी अच्छी इंस्टीट्यूट आपको लगता है टेस्ट सीरीज वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये भी एक सब्जेक्टिव मामला है कि किसको क्या पसंद है, वो आप अपने स्तर से कर लीजिए। और क्या करिए, वो गलतियाँ जो पेपर में करने वाले हैं आप वो पहले ही सुधारिए। टेस्ट सीरीज का मेन मामला ये होता है। दूसरी चीज़, जो टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन आते हैं उसको आपको शॉर्ट नोट्स उसके बनाने हैं, क्योंकि वो नए क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। प्री के लिए मैं यही बोलूँगा। और जब प्री पेपर देने जाइए तो बिल्कुल काम और कूल होके जाइए और क्वेश्चन के साथ ही साथ गोला भरिए। एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, बहुत लड़के क्या करते हैं 20-25 क्वेश्चन करने के बाद वो गोला भरना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एक भी गोला गलत हुआ तो पूरा सेक्शन आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे सब गलत होते चले जाएंगे। तो
प्रश्न करिए, प्रश्न के साथ ही गोला भरिए, प्रश्न करिए, गोला भरिए। ये पूरी प्री की स्ट्रेटजी हो गई। अच्छा, ये पूरा सर एक ही बार में आप सभी लोगों को पूरे प्री की स्ट्रेटजी। ऐसा तो इंटरव्यू शायद मैंने किसी का ही नहीं लिया होगा, मतलब हमारे पूछने की जरूरत नहीं, एक एक क्रमवार सारी चीजें आपको वो बताते चले गए। उम्मीद करते हैं मेंस के लिए भी अभी आपको ऐसे ही होने वाला। लेकिन सर उसके पहले जानेंगे कि आपके इस समय विभाग में भी काफ़ी जो कांस्टेबल पद पे लोग रहे हैं, बहुत ढेर सारे कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ से हैं, ये है, मैं भी अब मोटिवेट हुआ, तैयारी करूँगा। कुछ लोगों से तो मैंने आपकी बात भी कराई थी जो एक समय प्रयागराज में मिले थे। सर उनके लिए जैसे आप एक बार फिर से कुछ बताएं कि कैसे क्या कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी इस चैनल के माध्यम से बोला कि मेरी जीत नहीं है, पुलिस विभाग की जीत होगी। और अब मैं सफल हो गया हूँ तो मैं पूरा से पुलिस विभाग को अपने दूंगा, क्योंकि मैं ये अपनी जीत ना पुलिस वालों को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी 24/7 की ड्यूटी होती है। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, देखा जाए तो बिल्कुल राज्य के रक्षक के हैं, तो मैं अपनी जीत उनको समर्पित करता हूं। हाँ, जो पुलिसकर्मी मुझे सुन रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि मुझे जितना भी आप मुझसे ले सकें मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ। जो भी तैयारी आपको हो सके। अभी थोड़ी व्यस्तता थी तो बहुत से पुलिसकर्मी जो मेरे दोस्त हैं या फिर जो भी मुझे जानते हैं, कम से कम 50-60 जिलों के पुलिसकर्मियों के पास मेरे पास फ़ोन आया। तो मैं सबका आभारी हूं कि आपने मुझे फ़ोन किया, मुझे उस लायक समझा कि मैं आपको फ़ोन करूं। अगर किसी के फ़ोन का जवाब मैं नहीं दे पाया हूं तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। लेकिन मैं जल्द ही सर के चैनल के माध्यम से या खुद के चैनल के माध्यम से मैं क्या करूँगा, सबकी अपनी जो स्ट्रेटजी होती है मैं सबको बताऊँगा और मैं कोशिश करूँगा सबसे संपर्क करूँ। हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि मैं अपने चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल जो ना हो जुड़ जाएं, वहाँ मैं सर को एडमिन बनाऊंगा और इनके माध्यम से इनके जो आंसर राइटिंग के नोट्स हैं, हिंदी के पीडीएफ्स होंगे, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। और सर यदि अपना कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ अगर टेलीग्राम चैनल बनाते हैं तो इनका वो चीज़ मैं वहाँ शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ करके इनसे डायरेक्ट चीज़ें प्राप्त कर पाते रहेंगे। सर हम जानना चाहते हैं अब हम लोग मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के लिए एसे और हिंदी। देखिए, सबसे पहले मैं पूरा जैसे मैंने प्री का बताया है, मैं पूरा मेंस का बता दूंगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे से फ्लो खराब होता है। तो मैं बिल्कुल मुझे सब याद है, मैं सब बता दूंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, नॉलेज जब आपके हो जाए आंसर राइटिंग तब प्रारंभ करिए मेंस की, पहला पॉइंट। क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे तो आप डरेंगे क्वेश्चन से। तो सबसे पहले अपना दिमाग भरिए पहले, उसके बाद फ्रेम भरिए। पहला क्वेश्चन ये, पहला आंसर। दूसरी चीज़ क्या है, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। 8 पेपर यूपीपीसीएस में होते हैं, हिंदी और एसए, उसके बाद जीएस के 6 पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, फिर यूपी स्पेशल के 2 पेपर, जीएस 5, जीएस 6। दूसरा चीज़ है, सिलेबस आपका रटा होना चाहिए। रटा होने का मतलब ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि किस जीएस पेपर का ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है और यूनिट क्या है। यूनिट भी आपको आनी चाहिए। मैं क्या करता था, मैं हर महीने सिलेबस बदलता था, इतना मैं गोद के उसको देखता था, अपने स्टडी टेबल पर रखता था। और 1 महीने बाद अगर सिलेबस नहीं बदलता था मैं, तो मुझे खुद लगता था कि तुमने पढ़ाई क्या की है। इसका मतलब ये कि रटा होना चाहिए। फिर क्या होगा, वो आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि यूपीपीसीएस 2018 से मेंस करवा रही है, तो आपको क्या करना है, तीसरा ये चीज़ है कि 6 साल का आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए। मोबाइल में पीडीएफ नहीं, स्टडी टेबल पे आप निकाल के रख लीजिए उसका सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर। उससे क्या होगा ना, नेचर आप क्वेश्चन समझ में आएगा कि जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा, हिस्ट्री जैसे है तो क्या कर यूपीपीसीएस आयोग क्या करता है, एशियंट और मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा मेंस में पूछता है, मिडाइवल के कम पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे ना, तो आप मिडाइवल हिस्ट्री और वेस्टर्न पे कम ध्यान देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जो पीवाईक्यू पूछा गया है आपको वो टॉपिक ही अच्छे से पढ़ने हैं, वो टाइम आप अलग बचा सकते हैं। ये हो गई जीएस 1 की बात। सर ने बोला हिंदी के लिए और एसए के लिए आप क्या करते हो, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू को ही बेस बनाया था हिंदी के लिए, और क्योंकि पीवाईक्यू बेस बनाना और जितने भी टर्म थे सिलेबस में मैंने सबकी ड्राफ्टिंग कर ली थी। उन शब्दों जो लेटर थे, अशासकीय पत्र हो गया, शासकीय पत्र हो गया, तार लेखन हो गया, मैंने सबका ड्राफ्टिंग बना ली थी। और दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था, उन ड्राफ्टिंग को आधार बना के 1-2 लेटर मैंने लिख लिए थे, ये किया था। बाकी जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे ये थे जो आते हैं सिलेबस में है, मैंने क्या किया था, मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्या होता है ना, उससे आपको आइडिया जनरेट होता है कि पीवाईक्यू में अगर ये लोकोक्ति पूछी गई है तो भविष्य में कौन सी पूछी जा सकती है। तो पीवाईक्यू को आधार बनाइए,
6 साल के PYQ आप रट डालिए। इन से रटने का सेंस ये है कि आपको ये आइडिया हो कि कैसे PYQ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भविष्य में कैसे पूछे जाएंगे। तो मैंने PYQ से ही बेस बना के मैंने किया था। दूसरी चीज़ एस्से पे, यूपी PCS में एस्से के 3 टॉपिक होते हैं, 3 में 3 सेक्शन होते हैं, टोटल 9 टॉपिक होते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने जितने भी करंट के मुद्दे थे, जैसे उस टाइम G20 चल रहा था अच्छे से, चंद्रयान 3 चल रहा था अच्छे से, और क्या था, समाज संस्कृति और साहित्य का योगदान ये चल रहा था। तो मैंने क्या, कृषि की समस्याएं क्या हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, तो मैंने क्या किया था, जितने भी करंट मुद्दे थे और जो हमारे सोशल इशूज़ के मामले थे और तकनीकी स्तर के मामले थे, मैंने उन पे सब पे एस्से लिखा था। और यही कारण है, जब आप यूपी PCS 23 का मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें G20 और चंद्रयान पूछा गया था। चंद्रयान इनडायरेक्टली पूछा गया था कि भारत की अंतरिक्ष पॉलिसी क्या है। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप सिलेबस में देखोगे कि यूनिट फर्स्ट में क्या लिखा है GS में, एस्से में, और दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है। टोटल 9 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। एस्से के लिए मैं बोलूँगा कि PYQ आप जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे फिलोसफी एस्से, खैर यूपी PCS नहीं पूछता, लेकिन 1-2 एस्से ऐसे होते हैं जो फिलोसफिकल होते हैं, तो आप वैसे कर लीजिए एस्से के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़। हाँ, अब GS फर्स्ट के लिए मैंने बता दिया, हिस्ट्री के लिए ये कर दिया। जो ज्योग्राफी जो होता है ना, वो आप बेसिक ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप आधार बनाइए। जैसे मैं क्या करता था, मान लीजिए कहीं भूकंप आया है तो मैं गूगल करता था कि भूकंप क्या है, कैसे आता है, कहाँ आता है, प्रभाव क्या है, भारत में भूकंप आया नहीं आया, आया तो कहाँ आया, उसकी क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव में पक्ष विपक्ष। मैं क्या करता था, हर एंगल पे सोच के शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये करंट के मुद्दे आते हैं ज़्यादा इसमें। आप क्या करिए, एक बार बेसिक किताबें पढ़ लीजिए जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जहाँ जहाँ करंट हो रहा है, जैसे मान लो बाढ़ की समस्या है तो कहीं बाढ़ तो आई ही होगी, तो आपको क्या करना है, बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे आती है, वर्तमान में बाढ़ कहाँ आई है, सरकार की क्या पॉलिसी है बाढ़ नियंत्रण को लेकर। तो क्या करना है ना, ये आप खुद से क्वेश्चन पूछिए और इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी का ये हो गया। फिर क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर का मामला। आर्ट एंड कल्चर में जो बेसिक है, मैं तो बोलूँगा PYQ आप अच्छे से करोगे तो क्या होता ना, आर्ट एंड कल्चर में एशियंट का ज़्यादा पूछता है, तो आपको वहाँ बेस बना के चलना है। अब आप बता दीजिए GS 2 का मैं बता दूँ। GS 2 में आपको पता है कि पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लेकिन क्या करिए, जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, जैसे राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है, सहकारी संघवाद क्या चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या चल रहा है, तो जो करंट का मामला है वो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद उसको गूगल भी करना है। क्या होता है ना, उससे पक्ष विपक्ष आपको गूगल से लिखने हैं आपको, और भारत पर प्रभाव क्या है उसका। ये GS 2 में पॉलिटी का हो गया। गवर्नेंस के एक फिक्स टॉपिक होते हैं, आप गूगल करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर क्या आता है, IR। GS 2 में IR आता है। IR के लिए मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर देखा था। तो प्रीवियस ईयर में क्या है, एक टर्म रहा, यूपी PCS का एक पैटर्न रहा है कि वो नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका, कुछ जो देश हैं उनसे संबंध ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, जब वो अफ्रीकी संघ के संबंध नहीं पूछ रहा है तो कोशिश करिए अफ्रीका पर कम ध्यान देके अमेरिका रूस संबंध पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नेपाल श्रीलंका पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो ट्रेंड रहा है यूपी PCS का। ये हो गया GS 2 के बारे में। अब GS 3 के बारे में बात करूँगा। GS 3 में जो सबसे मुख्य टॉपिक होता है वो होता है इकोनॉमिक्स का। कम से कम 9 या 10 यूनिट इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने 11th की NCERT अच्छे से पढ़ी थी, कई बार पढ़ी थी, इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया था, मैंने बजट यूपी का और भारत का दोनों का अच्छे से पढ़ा था। इकोनॉमिक्स सर्वे की मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी क्योंकि मोटी किताब थी, तो मैं समरी पढ़ लेता था, और अगर कोई मैराथन वीडियो अच्छे से मिल जाए किसी प्रतिष्ठित चैनल का तो मैं वो देख लेता था, और न्यूज़पेपर से मैं फैक्ट को उसी कॉपी में लिख लेता था। ये मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के लिए किया था। आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ GS 3 में फिर दूसरा टॉपिक होता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक का जितने भी उसमें कीवर्ड हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो आप ऐसा करिए, इनकी डिफिनीसन और इनके प्रयोग क्या हैं। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या प्रभाव हैं, कृषि में क्या प्रभाव है, क्या प्रयोग हैं, अनुप्रयोग ज़्यादा पूछता है यूपी PCS। तो साइंस एंड टेक के लिए आप वो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी GS 3 में आती है, उसके लिए जो आप प्री स्तर की तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट आप वहीं से ले लीजिए। इकोटोन क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है जो GS 3 में ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी आती है। ये जैसे पूछ लिया कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो आप देखिए कि PYQ का आधार, PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आधार बना के आप करंट में सर्च करिए कि ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। मान लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ संशोधन हुए हैं, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या पॉइंट इसमें ऐड करने हैं
ये पूछ सकता है। अब हो गई GS3 में ही है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी की पॉइंट है, जैसे नक्सलवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, फिर बाह्य आक्रमण क्या होता है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और वास्तव में अगर कोई घटना ऐसे घटित हुई है, मान लो छत्तीसगढ़ में नक्सल आक्रमण मतलब हमला हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है, सरकार कोई पॉलिसी नक्सल को ट्रैक करने के लिए है कि नहीं है, भविष्य में सरकार क्या करेगी, ये आपको करना है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी में आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, कीवर्ड की डिफिनीशन आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि भारत कुछ सालों से शहरी बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। तो आपको क्या आना चाहिए, शहरी बाढ़ के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, हाल ही में शहरी बाढ़ कहाँ आई है। ये पूरा हो गया GS3 का। GS4 इथिक्स का मामला होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे कठिन और सरल टॉपिक दोनों का मिक्सचर है GS4। क्यों है, क्योंकि अगर आपको GS4 का सिलेबस समझ में आ गया तो आपका अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि जब आप आंतरिक रूप से ईमानदार होंगे तो GS4 का पेपर भी ईमानदारी को आपसे नंबर मिलेगा, क्योंकि दिखावटी में आपको GS4 में नंबर नहीं मिलेंगे। तो जितने भी कीवर्ड हैं उसको आप उसकी डिफिनीशन नोट कर ले। मैंने क्या किया था, जितने भी कीवर्ड थे उसमें 7-8 पेज में मैंने डिफिनीशन लिख ली थी GS4 की। फिर क्या करना है, हर डिफिनीशन का एक उदाहरण लिखना है वहीं पे। जैसे ईमानदारी का डिफिनीशन आपने लिखा, तो हाल ही में कोई ब्यूरोक्रेट ने ईमानदारी का काम किया हो या और किसी ने किया हो, तो वहीं पर लिख लीजिए कि इन्होंने ये किया। जब आप लिखोगे मेंस आंसर राइटिंग में, तो जब आप अपने आंसर के साथ वो डेटा लिखोगे ना कि इसने ये किया, तो एक मतलब ये लगेगा कि नहीं बंदा सही कह रहा है, क्योंकि वो भाई आदमी फेमस है। तो GS4 के लिए ये करना है। हाँ, सेकंड ARC की समरी पढ़ लेना सब लोग। उसका रीजन क्या है ना कि बहुत से कोर्ट जब होते हैं कि अपना सुझाव दीजिए, तो हम कोर्ट करते हैं सेकंड ARC। तो सेकंड ARC आपको अच्छे से करना है। ये हो गया GS4 की बात। मैं GS5 पे आऊँगा। हाँ, केस स्टडी की बात GS में एक बता दूँ, जो लड़के जो अभ्यर्थी UP PSC और UP PCS की तैयारी करते हैं, मैं ये बोलूँगा UP PSC क्या करता है, केस स्टडी केवल 1 से 2 पूछता है। तो आपका व्यू होना चाहिए केस स्टडी पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 1-2 केस स्टडी आती हैं, तो आपको PYQ को बेस बना के ही केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब GS5 और 6 मेरा क्या था, मैंने क्या किया था, मुझे पता था अगर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी ऐसे GS5 GS6 पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। GS1 to 4 लगभग सबका समान ही होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। हिंदी मीडियम से SDM बनना है तो ये 4 पेपर आपके अच्छे होने चाहिए। उसका रीज़न क्या है, इंग्लिश वालों की हिंदी खराब होती है, उनको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। अपवाद में होंगे, लेकिन मैंने बहुतों से टॉपरों से सुना है कि मेरे हिंदी में कम आते नहीं तो मैं फर्स्ट रैंक मार देता। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है हिंदी मीडियम वालों का कि उसमें आप 100-110 तक पा सकते हैं। तो वो GS का कवर कर देगा हिंदी आपका। तो हिंदी पे आपको अच्छा फोकस करना है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले की कोटेशन में उतना रस नहीं आता है जितना हिंदी में रस आता है। तो एक प्लस पॉइंट आपका ये है। अब आया GS5 और GS6 में क्यों बोल रहा हूँ, पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि 2023 में जोड़ा गया है। तो आपको अभी नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, UP PSC का वो रहा है, पैटर्न रहा है कि जब 2018 में मेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करते थे, वही कीवर्ड की डिफिनीशन पूछ के कुछ पूछ लेते थे। तो मैंने क्या किया था, मुझे लगा कि 5th-6th पेपर में यही करेंगे, तो मैंने जितने कीवर्ड थे सबकी परिभाषा उससे संबंधित पॉलिसी नोट कर ली थी। और क्या किया था, जितने भी प्रीवियस ईयर में यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन GS फर्स्ट GS सेकंड GS थर्ड में पूछे गए थे, सबकी ड्राफ्टिंग कर ली थी कि ये क्वेश्चन भाई सिलेबस अब 5-6 में शामिल कर लिया गया है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो मैंने उसकी ड्राफ्टिंग कर ली थी। अब कैसे पढ़ा जाए GS 5-6 के लिए, देखिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अभी कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है मेरे समझ में। आपके मतलब हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा पता हो, लेकिन मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है GS 5-6 के लिए। मैंने क्या किया है, गूगल सर्च करके, हाँ अभी मैं अभ्युदय योजना के बारे में बताऊँगा, अभी मैं पूरी पहले ये बता दूँ 5-6 पेपर का जितना भी सिलेबस में पॉइंट दिया वो आप गूगल एक बार करना ही करना है, उसके डिफिनीशन लिख दो। दूसरी चीज़ है जो यूपी सरकार की ट्विटर हैंडल है उस पर देख लो, क्योंकि हर विभाग का अपना ट्विटर हैंडल होता है। वहाँ पे कोई पॉलिसी आ गई, जैसे मान लो अभी 1-2 महीने पहले नई आबकारी पॉलिसी आई है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि पॉलिसी है तो आपको उसे लिखना है। नई आबकारी नीति क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। तो ऐसे पॉलिसियाँ निर्माण करिए। जैसे नई साइबर नीति पूछ ली मान लिए, तो आपको पॉलिसी जितनी भी दिखाई पड़े, जनसंख्या नीति क्या है, तो उसको आपको लिखना ही लिखना है। ट्विटर हैंडल फॉलो करना है और कोशिश करिए कि जो हिंदी के न्यूज़पेपर होते हैं ना, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी पॉलिसियाँ और क्या कर रही है वो आते रहते हैं, तो कोशिश करिए वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। अब आ गई अभ्युदय कोचिंग, मैंने पहले ही बोला है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सरकार चलाती है।
तो सरकार अपनी पॉलिसियों का वहाँ अच्छे से वर्णन करके ही किताबें छापती है। तो क्या होगा, जितनी भी पॉलिसियाँ होंगी अभ्युदय कोचिंग के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये पूरी बात हुई GS 5 और 6 की। अच्छा सर, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया, हम तो खुद ही सुनते रह गए जो है लगातार करके ऐसे ही। सर जानना चाहेंगे, अब हम लोग आते हैं जैसे उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे, देखिए सर की व्यस्तता बहुत चल रही है, जो इनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम देख रहे होंगे, आपको बता दें बस कुछ दिन और बाकी सर खाली हो जाएंगे, आप सभी लोगों से ही मिलेंगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद सारी चीज़ें होंगी। और सर उनके लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 की नीति आप कैसे ये फॉलो करते थे? बड़ा कठिन था। देखिए बात ये है, ये 8 गुणे 8 उनके लिए है जो इनिशिएटिव फेज बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं, करना स्टार्ट किए हैं। उसका रीज़न क्या है, 8 गुणे 8 का मैं जेड मीनिंग बताता हूँ क्या है। 8 महीने आपको पढ़ना ही है और 8 घंटे पढ़ना ही है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। इसमें एक 8 का मतलब है कि 8 बार में, मतलब 1 घंटे आप पढ़िए, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटे पढ़िए, फिर इसके से क्या रहता ना, आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, आपको बैठे बैठे कमर दर्द नहीं होगा। 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे कोई बच्चा छोटा है खिला लीजिए, पानी पी लीजिए, टॉयलेट हो आइए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया है कि 8 शिफ्ट में आपको 8 घंटे पढ़ने हैं और 8 महीने तक पढ़ने हैं। 8 घंटे इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि सिलेबस लंबा है, तो यूपी PCS में 1 साल की तैयारी मिनिमम होती ही होती है। जो भाई 6 महीने मैंने नहीं कर पाया, जो लोग कर लेते हैं भाई उनको सल्यूट है, लेकिन मुझे भाई लग गए 2021 से मैं लगा हूँ और फाइनली मेरा 23 में हुआ है, तो मैं ये ईमानदारी से बताऊंगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि व्यस्तता के चलते मैंने कैसे मैनेजमेंट किया, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से पुलिसकर्मी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं उनको यही बोलूँगा, जब तक आपका देखो मैंने 8 महीने का टारगेट बनाया था, आप उसको 1 साल का टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सबका शैक्षिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितना आपको सूट करे आप मुझसे उतना ही लीजिए। जैसे 1 साल का आप टारगेट बनाइए और आप 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं और 6 दिन पढ़ सकते हैं, मतलब 6 घंटे रोज़ पढ़िए, संडे को आप इंजॉय करिए। जो बोलता है कि भैया हमको पूरा पढ़ना है, वो मैं तो उस चीज़ का ना सपोर्ट करता हूँ ना मैं आपको बोलूँगा। आप संडे बिल्कुल इंजॉय करिए, बिल्कुल मत पढ़िए, बस क्या करना है, जो 6 दिन आपने पढ़ा है 2 से 3 घंटे उसका रिवीजन कर लीजिए। बाकी दोस्तों के साथ घूमिए, क्योंकि दोस्त भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं क्या करता था, मैं पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्तों को फ़ोन मिला के, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था, तो जो मेरे पुलिस वाले दोस्त थे उनसे तो मैं मिल लेता था, बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिनके रूम पर मैं अभी बैठा हूँ, तो क्या करता था, मैं फ़ोन पे गप्पे मारता था। उससे क्या होता ना कि आपकी जितनी दिन भर की थकावट है ना, वो हंसी मजाक में निकल जाती है, फिर आप रिफ्रेश होकर फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, 1 साल का टारगेट बनाइए, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए। देखो आपका अगर मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका प्री निकल भी जा रहा है, तो मेंस में आप लटक जाओगे, फिर लूप में आप फंस जाओगे। लूप में फंसना ही यूपी PCS की सबसे बुरी चीज़ है। तो मैं इसीलिए नहीं फंसा क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वैसी बनाई थी। तो मैं देखो 2-4 बार प्री निकाल के 8 बार मेंस निकाल के अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो वो मेंस निकालना किस काम का। तो आप क्या करिए, 1 साल का टारगेट बनाइए, 1 साल में आपको GS और ऑप्शनल अच्छे से कर ही लेने हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि हर अभ्यर्थी जो मुझे सुन रहा है वो पहले ही बार में SDM बन जाए। जो मुझसे लगे कि भैया या छोटे भाई बड़े भाई जितने भी श्रोता आप हो, जो लगे कि मुझसे सीख सकते हो उतना ही सीखिए। मेरी पूरी स्ट्रेटजी आप फॉलो कभी मत करिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जी। चलिए सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया है और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिन जिन छात्रों ने पूरा सुना होगा, शायद उन्हें अगला किसी मोटिवेशन वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं स्वतः बैठा हूँ सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं YouTube छोड़ पढ़ाई करना शुरू कर दूँ ना। लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल के लिए दिया है, और हमें नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं जो हम कुछ अब आगे प्रश्न करें या पूछें बताएं, तो आप बताइए। मोटिवेशन भी उसी में हो गया भाई साहब, आप सभी लोगों के लिए बहुत कीमती समय दिया सर। भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं आप। थैंक यू आशीष शुक्ला जी। ये हमारे अब तो मित्र जैसा, पारिवारिक सदस्य जैसे हो गए हैं, तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि मैं पहले ही अपने इंटरव्यू बोल चुका हूँ कि सर को मैं पहले से फॉलो करता हूँ, तो आप सभी लोग सर को फॉलो करिए, क्योंकि सर को फॉलो करने से ये है ना कि आप बहुत से ब्यूरोक्रेट से आप जुड़ जाएंगे, जो 2021-22 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और 2023 के, जैसे मैं ही हूँ, मैं भी सर के माध्यम से
और अपने भी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा और बात करता रहूँगा। और इस वीडियो के बाद जितने भी कमेंट आएंगे सर के चैनल पे, सर से मेरी बात हो जाएगी, फिर मैं 1 to 1 उस चीज़ का मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा। अभी आप क्या करिए, आप प्री पे फोकस रखिए, अच्छे से प्री दीजिए, फिर मेंस की स्ट्रेटजी फिर सर के साथ फिर से मिलकर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतिभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऐसे ही टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियोस आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।